आज कर रहे हैं हम परावर्तन और परावर्तन की बात करने वाले हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या है हम पढ़ चुके हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। ये तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में प्रकाश स्रोत से सभी दिशाओं में आगे बढ़ता है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, लेकिन बाद में पता चला कि ये अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की होती है। अनुदैर्ध्य का मतलब है कि कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में गति करेंगे, और अब अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब है कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास कुछ गुण है। इनका वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अलग अलग रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भी अलग अलग होता है। आज हम करते हैं इसी तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन ने एक और बात बताई थी कि प्रकाश तरंगें जो होती है उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए सर्वव्यापी यानी कि सभी जगह उपस्थित समांगी मतलब जिसकी डेंसिटी घनत्व तो सभी जगह एक जैसा हो, माध्यम की आवश्यकता होती है। हम समांगी को समरूप भी कह सकते हैं, सभी जगह से एक समान, ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की थी। तो ये था हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अभी हम कर रहे हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। लेकिन पहले देखते हैं परावर्तन क्या चीज़ है। परावर्तन के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ये हमारे पास परावर्तन जो होता है वो चमकीली सतह से होता है। ये हमारे पास मान लो दर्पण है, दर्पण चेहरा देखने वाला कांच, ये दर्पण है। अब यहाँ पे दर्पण पे अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये प्रकाश किरण जिस माध्यम से आपतित हुई है उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। इसको हम कहेंगे आपतित किरण और इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो समतल दर्पण है उस सतह से 90 डिग्री पर ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। काफ़ी आसान सी चीज़ है। यहाँ पे 3 तरह के शब्द याद रखने हैं, एक आपतित किरण, एक अभिलंब और एक परावर्तित किरण। इस तरह से हमारे पास ये है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो एक ही तल है। इससे अगर बाहर आया हुआ है या अंदर गया हुआ है तो फिर वो एक तल में नहीं है। तो पहला नियम, ये तीनों एक ही तल में, तीनों का तल समान रहता है, तीनों का तल समान रहता है। दूसरा नियम हमारे पास है कि परिभाषा देखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण I कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण R कहलाता है। अब नियम ये है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। मतलब आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। अगर प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश अगर यहाँ पे दर्पण पे आती है तो वापस इसी दिशा में चली जाएगी। ऐसी स्थिति में आपतन कोण का मान 0 डिग्री रहेगा तो परावर्तन का मान भी 0 डिग्री रहेगा। तो ये चीज़ें हमने देखी किसके बारे में? परावर्तन के बारे में। और अब हम क्या करने वाले हैं? हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ये जो हमारे पास कोण I बराबर कोण R है, ये जो हमारे पास कोण I बराबर कोण R है, इसके बारे में इसी को हमें सिद्ध करना है। देखते हैं। तो कोण I बराबर कोण R परावर्तन का नियम है। ये किस प्रकार हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्राप्त किया जा सकता है वो देखते हैं। परावर्तन की व्याख्या। हम तरंगाग्र पढ़ चुके हैं। प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित कणों का ऐसा समूह जो समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। बिंदु प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाला गोलीय तरंगाग्र, और बेलनाकार रेखीय प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाला बेलनाकार तरंगाग्र। रेखीय प्रकाश स्रोत ट्यूबलाइट हो सकती है, बिंदु प्रकाश स्रोत मोमबत्ती हो सकती है, या फिर
सूर्य हो सकता है। तीसरा हमारे पास आता है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र वो है जो गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र का अल्पांश है और ये प्रकाश स्रोत जो होता है उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर उपस्थित होता है। बहुत बड़े गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र का अल्पांश जो होगा वो क्या कहलाएगा? समतल तरंगाग्र। और समतल तरंगाग्र के पृष्ठ के ऊपर उपस्थित सभी प्रकाश कणिकाएं समान कला में कंपन करती है। तो अभी हम क्या देखते हैं? अभी हम देखते हैं ये हाइगेन के अनुसार। अभी हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। हमारे पास ये परावर्तक सतह है, यहाँ पे चांदी या निकल की पॉलिश की गई है। प्रकाश किरणें जब परावर्तित होती है तो उसका माध्यम नहीं बदलता तो उसका वेग भी नहीं बदलता। यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, ये हम ये समझ लेते हैं भाई एक तरंगाग्र आपतित होता है। ये तरंगाग्र का P भाग है, ये तरंगाग्र का Q भाग है। तो इस तरह से ये तरंगाग्र आपतित हो रहा है। P भाग टकराता है A से और Q भाग टकराता है A डैश से। मतलब PQ आपतित तरंगाग्र, यही जो है उसे हम थ्योरी लिख सकते हैं। PQ आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र, और ये तरंगाग्र जो है वो परावर्तक सतह के A डैश से टकराता है और परावर्तित होकर किसी दूसरी दिशा में चला जाता है। तो यहाँ से ये परावर्तित होकर इस दिशा में जाएगा। ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ से P डैश डायरेक्शन हो गई, ये Q डैश हो गई, ये हो गया परावर्तित तरंगाग्र। तरंगाग्र का मतलब प्रकाश कणिकाओं का ऐसा समूह जो प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर हो और समान कला में कंपन करता हो। तो यहाँ पे अब ये इस सतह के लिए अभिलंब हो गया, ये जो सतह है उसके लिए इस पॉइंट के ऊपर अभिलंब ये हो गया और इस सतह के ऊपर अभिलंब ये हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास दो अभिलंब प्राप्त होते हैं। यहाँ से हम Q A डैश पर लंब डालते हैं, जो बिंदु मान लेते हैं B पर मिलता है। लंब है तो यहाँ पे कोण कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। यहाँ से A डैश से A P डैश पर लंब डालते हैं तो ये रहेगा B डैश और ये रहेगा 90 डिग्री। वापस देखें, PQ हमारे पास आपतित तरंगाग्र है जो A डैश से टकराकर परावर्तित होकर P डैश Q डैश डायरेक्शन में चला जाता है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये A से Q A डैश पर डाला गया लंब है और ये A डैश से A P डैश के ऊपर डाला गया लंब है जो B डैश पर मिलता है। इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। एक प्राप्त होता है AB A डैश या A डैश B, दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो लिखते हैं, माना PQ एक तरंगाग्र है, यह आपतित तरंगाग्र है, तरंगाग्र है जो परावर्तक सतह पर A डैश पर आपतित होता है, आपतित होता है। A डैश पर आपतित हो गया, फिर परावर्तित होकर P डैश Q डैश दिशा में चला जाता है। सिंपल सी बात है, जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वही थ्योरी है। अभी हम क्या लिखने वाले हैं, A से Q A डैश पर लंब डालते हैं जो बिंदु P B पर मिलता है। A से Q A डैश पर लंब डालते हैं जो कहाँ मिलता है? B पर मिलता है। इसी प्रकार
ए डैश से ए पी डैश पर, ए डैश से ए पी डैश पर लंब डालते हैं जो बी डैश पर मिलता है। सिंपल सी थ्योरी है। इसके बाद हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं जिनके नाम है ए डैश बी और ए डैश बी डैश। ये दो त्रिभुज में कोणों को ध्यान रखना है, कोण किस प्रकार हो सकते हैं। कोण हमारे पास ये कोण आई है, आई का मतलब आपतन कोण हो गया। यहाँ लिख देते हैं आई इज इक्वल टू आपतन कोण। कैसे कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा? आपतन कोण आई होगा। हम निकालना चाहते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश में ये वाला कोण। अगर कोण का नाम बोले तो बी ए डैश, हम निकालना चाहते हैं बी ए डैश, जिसको हमें डायग्राम में ध्यान से देखना है। बी ए डैश ये अगर आई है तो ये वाला कोण क्या होगा? 90 माइनस आई होगा। ध्यान से देखना है, अगर दो भागों में डिवाइड किया, ये जो अभिलंब है वो इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए 90 माइनस आई प्लस आई, तो ये अपने पास 90 डिग्री आता है। आई से आई कैंसिल हो जाता है। ये आई है तो ये 90 माइनस आई है। ठीक इसी प्रकार मतलब एक आई होगा तो दूसरा 90 माइनस आई होगा, ताकि दोनों का जोड़ कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक इसी तरीके से हमारे पास ये जो आपतित किरण दिख रही है और ये जो अभिलंब दिख रहा है ये वाला, जिसका नाम है ए बी, पी ए और ए बी, ये आपस में कैसे है? 90 डिग्री पर है। अगर ये 90 डिग्री पर है तो जिस तरीके से ये आई है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई हो जाएगा। तो फिर से चेक करते हैं, ये आई है और ये 90 माइनस आई है, ये आई है और ये 90 माइनस आई है, दोनों को जोड़ेंगे तो वापस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसका मतलब हमारे पास दो पेयर बन गए कि एक आई होगा तो दूसरा 90 माइनस आई होगा, और एक 90 माइनस आई होगा तो दूसरा आई हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये रेखा और ये सतह, ये दोनों भी परस्पर कैसे हैं? लंबवत है। लंबवत है तो एक ये अगर 90 माइनस आई हुआ, ये अगर 90 माइनस आई हुआ तो ये बचा हुआ कोण किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं वापस 90 डिग्री होता है कि नहीं। ये इस भाग में दो कोण बन रहे हैं 90 माइनस आई और आई, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? आई हो जाए। 90 माइनस आई प्लस आई, आई से आई कैंसिल हो गया, 90 डिग्री बचेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कोण कितना है? आर है। ये रेखा और ये रेखा का मतलब ए डैश बी डैश और ए डैश क्यू, इन ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस आई आर हो जाएगा। अगर एक आर है तो दूसरा 90 माइनस आर है। ठीक इसी प्रकार ये वाला कोण क्या होगा? ये वाले कोण का मतलब है बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास क्लियर हो गया कि कौन सा कोण आई होगा और कौन सा कोण आर होगा। अगर हम यहाँ लिख के देखें कि कौन सा कोण आई रहेगा और कौन सा कोण आर रहेगा, तो हम लिख पाएंगे आर को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें बी ए डैश, कोण बी ए डैश, ये किसके बराबर है? ये बराबर है कोण आई के। और कोण बी डैश ए डैश, जिस कोण का नाम लिखना उसको बीच में लिखा जाता है बी डैश ए, और ये आर हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या सिद्ध करना है? कोण आई बराबर कोण आर है। ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम है। ठीक है, ये थ्योरी मिटा रहे हैं। त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। अगर ये सिद्ध कर देते हैं तो कोण आई और कोण आर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे।
कोण आई और कोण आर को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज कौन से, ए बी डैश, ए डैश बी और ए डैश बी डैश, इन दो त्रिभुजों को हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए लिखते हैं हम त्रिभुज, आसान सी बात है, ए डैश बी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश में पहली बात कोण बी बराबर कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री। अगर हमने ए से इस रेखा पर लंब डाला है तो सीधी बात है 90 डिग्री पर मिलेगा। ए से डैश से इस रेखा पर मतलब ए पी डैश पर लंब डाला है तो किस पे मिलेगा, 90 डिग्री पर मिलेगा। सेकंड बात हमें दिखाई दे रही है कोण नहीं, ए डैश बराबर ए डैश बराबर उभयनिष्ठ। ये भुजा दोनों त्रिभुजों के अंदर उभयनिष्ठ है, ए डैश बी और ए डैश बी डैश दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तीसरी बात समझने की है, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय, इसको हम लिखें तो c इंटू टी लिख सकते हैं। ध्यान देने की बात है, ये दोनों प्रकाश किरणें P और Q दोनों एक साथ नीचे की ओर आती है, एक साथ नीचे की ओर आती है, लेकिन जब P भाग A से टकरा जाता है उसी समय Q भाग कहाँ पर रहता है, B पर रहता है। ध्यान रखना है, दोनों ये प्रकाश किरणें एक साथ नीचे की ओर आई, P भाग तो आप पहुँच गया कहाँ पे, A पे, लेकिन Q भाग अभी भी हवा में है और B बिंदु पर है। अभी क्या हुआ, P भाग का परावर्तन हो गया और इसकी डायरेक्शन बदल गई, लेकिन Q भाग अभी भी नीचे की ओर जा रहा है। जिस समय ये दोनों प्रकाश किरणें अलग हो चुकी है, P भाग इधर की ओर गति कर रहा है और Q भाग नीचे की ओर गति कर रहा है। जिस समय P भाग B डैश पर पहुंचेगा, ठीक उसी समय ये जो Q भाग है वो कहाँ पहुंचेगा, A डैश पर पहुंचेगा। हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि भाई अभी ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे अलग अलग हुई है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और उसके बाद 1 मिनट बाद, ऐसा मान लेते हैं, ये समय बहुत ज़्यादा है लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि 1 मिनट के बाद में ये यहाँ पहुँचती है तो ये भी 1 मिनट के बाद में ये यहाँ पर पहुँचती है। तो कुल मिला के दोनों का ये टाइम बराबर रहेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कहने का मतलब A से B डैश तक पहुँचने का टाइम और B से A डैश पहुँचने का टाइम बिल्कुल बराबर रहेगा। इधर भी हवा है, प्रकाश की चाल c है, इधर भी हवा है और प्रकाश की चाल कितनी है, c है। मतलब टाइम भी बराबर, प्रकाश की चाल भी बराबर, माध्यम बदला थोड़ी है, माध्यम हवाई है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि जितना समय A से B डैश जाने में लगा उतना ही समय B से A डैश जाने में लगा। हम लिखते हैं B A डैश बराबर A B डैश। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये दूरी है और दूरी क्या है, चाल इंटू समय यानी कि c इंटू टी। ये लिख दिया, दूरी बराबर चाल इंटू समय यानी कि c इंटू टी। ये दूरी भी c इंटू टी हो जाएगी और ये वाली दूरी भी c इंटू टी हो जाएगी। तब दोनों चाल समान है c, दोनों का समय समान है t, तो क्या होगा, दूरी भी समान रहेगी। अगर ये तीन बातें सिद्ध हो गई, इसका मतलब त्रिभुज कैसे है, त्रिभुज ए डैश बी और त्रिभुज ए डैश बी डैश ये सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है, इस कारण अगर सर्वांग सम है तो सभी भुजाएं बराबर होगी और सभी कोण भी बराबर होंगे। अगर सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे तो हमारे पास कोण आई बराबर कोण आर भी होगा। कोण आई तो है ए डैश बी का कोण और कोण आर है ए डैश बी डैश का कोण, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही किसका नियम है, परावर्तन
का नियम है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि तरंगाग्र के रूप में भी जब प्रकाश किरणें गति करती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर हमें प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ध्यान देना, एक कोण आई होगा तो दूसरा 90 माइनस आई होगा, दूसरा 90 माइनस आई होगा तो तीसरा ये वाला आई होगा। इसी तरह से आर, 90 माइनस आर और आर। आई को आपतन कोण कहते हैं, आर को परावर्तन कोण कहते हैं। नियम 2 है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं और कोण आई बराबर कोण आर होता है। हमें सिद्ध करना है कोण आई बराबर कोण आर। सिद्ध करने के लिए 2 त्रिभुज लेंगे और दोनों को हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे। अगर सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास हमने क्या किया, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या की है।